हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं संसद के 125 प्लस क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन हार्ड हैं, उनके लैंग्वेज हार्ड हैं, तो उनको हम थोड़ा व्याख्या के द्वारा भी समझेंगे ताकि उस क्वेश्चन को हम कर सकें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। कहने का मतलब, लोकसभा का विघटन होने के पश्चात भी लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक पहला अधिवेशन नहीं हो जाता। तो ये बात सही है। दूसरा कथन है, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। ये बात गलत है। अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। कोई सदस्य है वो अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो गया, लोकसभा का कोई सदस्य है वो अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो गया है, तो वो अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। ये बात गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। कौन से कथन सही हैं? तो ये भी सही है। देखिए, आप सबको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष को समस्त सदस्यों के बहुमत से हटाया जाता है और 14 दिन पहले की सूचना देनी होती है। लेकिन अगर तब तक नहीं हटा सकते जब तक 14 दिन की सूचना, अगर मान लीजिए 14 दिन पहले की सूचना न दी गई हो, 10 दिन पहले दी गई हो, मान लीजिए थोड़ा लेट दी गई हो, तो फिर उसे नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ये प्रावधान है कि 14 दिन पहले सूचना देनी है तो देनी ही पड़ेगी। तो पहला सही है। दूसरा गलत है कि राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा, ऐसा नहीं है। और तीसरा भी सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है। नीचे कोट भी है 1 2 3 3 4 ऐसे, लेकिन वो मैंने किया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े याद नहीं पाते। अगला देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। अध्यादेश राज्य पर, केंद्र पर, सब पर, संघ पर, किसी पर भी लागू हो सकता है, किसी को भी संशोधित कर सकता है। ये सही है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, ये बात गलत है। हालांकि कुछ 2 मूल अधिकार हैं 19 और 21, इन पे क्या 19 और 21 है, 1920 है, मतलब 19 और 20 है। तो 19 और 20 पर क्या है कि 19-20 पर प्रतिबंध कुछ देर के लिए लगाया जा सकता है 356 में, लेकिन उनको न्यून नहीं किया जा सकता। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, तो ये बात सही है। पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है, केवल 1 और 3। अगला कथन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में कौन से कथन सही हैं? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये सही है। जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से अर्थात लोकसभा से उच्च सदन में यानी राज्यसभा में भेजा जाता है, तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये बात सही है। जब लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति को जब विधेयक पेश करता है, भेजता है, हस्तांतरित करता है, तो उस विधेयक को प्रमाण पत्र पहले से तैयार कर देता है कि ये वित्त विधेयक है, तो ये बात सही है। जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब अध्यक्ष न तो अध्यक्षता करेगा और न ही कार्यवाही में भाग लेगा, ये कथन गलत है। अध्यक्षता तो नहीं करेगा, ये बात ठीक है, लेकिन कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, ये बात गलत है। इसलिए कथन नंबर 3 गलत हो जाएगा। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते, ये बात भी सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा मामला के संबंध में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ये बात सही है। और एक देखिए क्रम भी एक बार पूछा जा चुका है, क्रम बताइए, तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा ये क्रम है। जी हाँ, क्रम पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है इसलिए पूछा जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता, ये बात सही है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये बात भी सही है। और उस सेवानिवृत्त होने के बाद किसी अन्य सदन में भी भाग ले सकते हैं, उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं, ये बात भी सही है। हालांकि दे नहीं रखा, मैं बता रहा हूँ। और ओडिशा और राज्यसभा जिनमें 10-10 सदस्य हैं वो राज्यसभा में जाते हैं, तो उड़ीसा और राज्यसभा का समान प्रतिनिधित्व है, ये बात सही है। 1917 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी, ये बात गलत है, सबसे कम थी उस समय। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहृत न होते हुए या निहित किए जाने पर सदन के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में बैठने और मतदान करने पर शास्ति का प्रावधान है। देखिए, मान लीजिए संविधान का कोई सदस्य है, वो शपथ नहीं लिए या प्रतिज्ञा नहीं लिए, उससे पहले वो अयोग्य है या योग्य है, इस रूप में उस सदन में बैठने और मतदान करने पर जो प्रशस्ति का जो शास्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 104 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों में व्यय को कम करना। अब देखिए इसी का एक क्वेश्चन और आया है और थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया था एग्ज़ाम में। देखिए ये आया है 2024 में। तो देखिए संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? बजट प्रस्तावों में व्यय को कम करने के प्रस्तावों को स्थानांतरित करना। बजट प्रस्तावों में व्यय को कम करने के प्रस्ताव को स्थानांतरित करना, यह कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य है। जबकि पिछले में मैंने देखा कि कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? बजट प्रस्तावों में व्यय को कम करना। और यहाँ पे दे रखा है बजट प्रस्ताव में व्यय को कम करने के प्रस्ताव को स्थानांतरित करना। तो दोनों ही आंसर हैं, तो एग्जाम में आ चुका है। आगे देखिए, भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये सही है। अंग हो सकता है, सदस्य नहीं। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये बात भी सही है, दोनों सही हैं। अगला देखिए, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को छांटिए। ये देखिए राजस्थान RAS प्रीलिम्स 2023 में आया था। डॉक्टर S राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे, ये बात गलत है। सिर्फ एकमात्र राधाकृष्णन ही नहीं है, एक और हैं। कुल 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो सभापति रह चुके हैं 2 बार। प्रथमतः संविधान वो भी लगातार, और प्रथमतः संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, ये बात सही है। जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें सिर्फ लोकसभा का ही समर्थन लिया गया था, अनुसमर्थन राज्यसभा का नहीं लिया गया था, ये बात सही है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, 3 दिल्ली से, 3 जम्मू कश्मीर से, 2 पुडुचेरी से, तो ये बात सही है। और 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक है वो आयोजित हो चुकी है। आप ये पता लगाइए कि वो संयुक्त बैठक है वो कब कब हुई थी और उस समय अध्यक्ष कौन कौन थे, कौन से अधिवेशन में हुई थी, ये इतनी बातें आपको पता करनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला, संसद में धन विधेयक के संबंध में सही कथन चाटना है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, ये बात एकदम सही है कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। और 110 में
धन विधेयक की परिभाषा है। लेकिन प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में है, यानी प्रक्रिया का उल्लेख एक अनुच्छेद पहले ही दे दिया गया था। धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा, ये बात सही है कि धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा, ये बात सही है। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन करने के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, तो ये बात सही है। संशोधन के लिए, परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, अनुमोदन कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा है वो विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती जब धन विधेयक की बात हो, तो ये बात सही है। अगला है, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, ये बात गलत है। यानी राज्यसभा को इस सुझाव जो अनुमोदन किया है वो लोकसभा को स्वीकार करना होगा, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत हो जाएगा। इसलिए कोट का सही पहचान करना है, तो कोट नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है, 4 गलत है। इसने पूछा है कौन से कथन सही हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। नीचे दिए नहीं रखा है, कोट है, पूरा क्वेश्चन नहीं है। नीचे 1 2 3 2 3 4 ऐसे भी है, तो वो नहीं दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। प्रारंभ में ये तदर्थ समिति हुआ करती थी, ये सही है। पहले आचार समिति तदर्थ समिति के रूप में कार्य करती थी, ये सही है। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा के सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, ये बात गलत है। केवल लोकसभा का सदस्य ही नैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि आचार समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, तो दोनों ही कर सकते हैं, एक नहीं, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ये समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में अधीन है, तो ये बात भी सही है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, कथन 1 और 2 सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, कथन 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा परिसमन आयोग कितने गठित किए हैं, तो दिसंबर 2023 तक, और अब 2025 तक भी सिर्फ 4 ही आयोजित हुए हैं, क्योंकि पहला, अगर आपसे ये पूछे 2002 तक कितने हुए हैं, 2002 तक कितने हुए, तो भी 4 ही हुए हैं। 2025 तक कितने हुए, 26 तक कितने हुए हैं, तो भी 4 ही हुए हैं, क्योंकि 4 ही हुए हैं अभी तक। पहला हुआ है 1952 में, दूसरा हुआ है 1963, पहला हुआ है 1952 में, दूसरा हुआ है 1963 में, तीसरा हुआ है 1973 में, और चौथा हुआ है 2002 में। वैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा 1952, 1962, 1972, 2002, लेकिन ये प्रावधान लागू हुआ था 63 और 73 में, यानी पहला 1952 में हुआ, प्रावधान 1952 में ही हो गया। फिर दूसरा परिसीमन 1962 में 1962 में रखा गया, लेकिन 1963 में प्रभावी हुआ। तीसरा 1972 में रखा गया, लेकिन 1973 में प्रभावी हुआ, और चौथा 2002 में रखा गया और 2002 में ही प्रभावी हो गया, लागू हो गया। एक होता है मतलब पारित कर देना, एक लागू कर देना, ऐसा कुछ होता है ना, तो वही बात है। आगे देखिए, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के स्तरावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, ये बात गलत है। हाँ, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, विशेष परिस्थितियों में ये ज़रूरी नहीं है कि वो सलाह माने, लेकिन लगभग माननी ही पड़ती है, तो ये कह रहा है आवश्यकता नहीं है, तो ये बात गलत है। राष्ट्रपति है वो सदन का सत्र आहूत करने के लिए भी मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है, सत्र का अवसान करने के लिए भी मंत्रिपरिषद की परामर्श की आवश्यकता होती है, और विघटन करने के लिए भी मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता होती है। मंत्रिपरिषद की जगह प्रधानमंत्री भी आ जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मुखिया होता है, तो एक प्रकार से मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं रह जाता है, तो आप ऐसे मान सकते हैं। दूसरा, सदन का स्तरावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, ये सही है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का स्तरावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है, ये बात भी सही है।
लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। ये बात भी सही है। तो पहला गलत है कि आवश्यकता नहीं है परामर्श की आवश्यकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति यानी विशेष परिस्थिति को असाधारण परिस्थिति कहते हैं, उनको छोड़कर परामर्श की आवश्यकता है। बाकी असाधारण परिस्थिति विशेष परिस्थिति में आवश्यकता नहीं है। बाकी तो है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा कोट सही है, ब और श सही है, ए गलत है। तो इसने पूछा सही कौन सा है, 2 और 3 नंबर सही है। आगे देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा, ये सही है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, ये गलत है। वह संकल्प प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होगा, ये गलत है। हाँ, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा, बाकी मत देने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, अपनी तरफ से मत रखने का अधिकार है, अपनी तरफ से कोई सबूत पेश करना है वो अधिकार है, लेकिन अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है। आगे देखिए अगला कथन, अगला प्रश्न, भारतीय संसद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए संसद के बारे में कौन सा कथन सही है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर वैधगत हो जाता है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर, अर्थात लोकसभा के विघटन हो जाने पर, लोकसभा में कोई लंबे समय से विधेयक रखा हुआ है और अचानक से लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वह विधेयक भी वैधगत यानी समाप्त हो जाता है, ये बात सही है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर वैधगत हो जाता है, तो ये बात भी सही है, ये बात सही है। देखिए मान लीजिए लोकसभा ने कोई विधेयक है वो पारित कर दिया है, अब वो विधेयक पारित करके राज्यसभा में भेज दिया है। अब लोकसभा ने पारित करके वो विधेयक राज्यसभा में तो भेज दिया, अब राज्यसभा में वो विधेयक लंबा पड़ा हुआ है और पीछे से क्या होती है लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वो विधेयक भी समाप्त हो जाता है, तो ये बातें सही हैं। तीसरा देखिए, कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के आशय से सूचना दी है, यानी कोई विधेयक है, उस विधेयक के संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने की सूचना दे दी है कि ये विधेयक काफ़ी लंबे, इस विधेयक पर चर्चा करनी ज़रूरी है, इस विधेयक पर चर्चा करनी ज़रूरी है, इसलिए संयुक्त बैठक इस पर बुलाई जाएगी। लेकिन अचानक से क्या होता है कि लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विघटन हो जाने पर वो विधेयक भी वैधगत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये बात गलत है। क्योंकि राष्ट्रपति ने सूचना ही इसलिए दी है कि दोनों में विरोध हो रहा था, दोनों में बहस हो रही थी, तनाव की स्थिति थी विधेयक को लेकर। कब होता है विधेयक संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, जब कोई विधेयक एक सदन में पारित कर दिया हो, दूसरे सदन ने पारित नहीं किया, तब संयुक्त बैठक हो सकती है। जब दोनों ही सदनों ने पारित नहीं किया तब बैठक हो सकती है। जब एक सदन से दूसरे सदन भेजा गया और लंबे समय से वो पड़ा हुआ तब संयुक्त बैठक हो सकती है। या राष्ट्रपति ये सोच ले कि इस विधेयक पर चर्चा करनी ज़रूरी है, ये राष्ट्रीय महत्व का है, तब उस पर संयुक्त बैठक हो सकती है। या वो संविधान के किसी संविधान या न्यायालय के खिलाफ हो या उसकी शक्तियों में कमी करता हो, तब संयुक्त बैठक हो सकती है। तो इस कारण संयुक्त बैठक हो सकती है। और
जब संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति तो क्या होता है, अचानक से लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वो विधेयक भी विघटित हो जाता है। तब नहीं होता है, बाकी समय हो जाता है। तो पहला सही है, दूसरा सही और तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। बात सही है। वित्त विधेयक और साधारण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकृत कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ये बात सही है, बाकी पर नहीं। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, केवल अनुशंसा ही कर सकती है। ये बात सही है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर, जैसा कि मैंने कहा था, लेकिन धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती है, ये बात सही है। किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक है। वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक है, ये बात तो सही है। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा कथन भी सही है। सभी सही हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपाध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के कार्य संचालन पद्धति और कार्य पद्धति के नियम के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख होगा जो अध्यक्ष नियत करे। जी हाँ, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसके जो निर्वाचन की जो तारीख होती है वो कौन नियत करता है, कौन फिक्स करता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष ही फिक्स करता है। याद रखिए, राष्ट्रपति फिक्स नहीं करता, बल्कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख फिक्स करता है, यानी नियत करता है। तो ये तो सही है। दूसरा, ये आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। वैसे शासक दल से देखा जाए तो शासक दल से जो होता है वो अक्सर अध्यक्ष का ही होता है, और विपक्षी दल से होता है वो विपक्षी दल से उपाध्यक्ष का होता है, ये होता है। लेकिन इसने कहा आज्ञापक उपबंध, ये ऐसा कोई उपबंध नहीं है, संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। ये कार्य संचालन के अनुसार होता है, ये उपबंध नहीं है। संविधान में उपबंध इसका नहीं दे रखा है कि ऐसा होगा, इसलिए यह गलत है। संसद की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी अध्यक्ष की होती है, यानी अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष कोई काम करता है तो अध्यक्ष की शक्तियां हैं वो उपाध्यक्ष में आ जाती है। तो यही बात है। चौथा ऑप्शन है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। तो ये बात गलत है। देखिए, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। ये बात गलत है, क्योंकि जो प्रस्ताव रखा जाता है वो संसद के किसी सदस्य के द्वारा रखा जाता है, और जो समर्थित होता है, उसका जो समर्थन करता है वो भी एक उसी में से कोई सदस्य है, वो समर्थन उसी का समर्थन करता है। यानी लोकसभा का सदस्य ही वो प्रस्ताव रखता है और अन्य सदस्य द्वारा उस प्रस्ताव का वो समर्थन करता है। जो वैसे भी ये जो सदस्य होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा पहले से ही तय किया होता है, और ये सदस्य द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है और सदस्य द्वारा इसका अनुसमर्थन किया जाता है। इसमें अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए
तीसरा सही है लेकिन चौथा गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। सही कथन पूछा है तो पहला और तीसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। पहला कथन सही है। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियम 8 के अनुसार, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियम 8 के अनुसार उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा कथन गलत क्यों है देखिए। लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव मुख्य विपक्षी दल या सत्ताधारी दल से होना कोई आज्ञापक उपबंध यानी कानूनी संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। ये केवल 11वीं लोकसभा 1996 से चली आ रही एक स्थापित संसदीय परंपरा है, विधि नहीं है। कोई लोकसभा विधान कोई विधान नहीं है ये, बल्कि एक संसदीय परंपरा है जिसके तहत अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होता है और उपाध्यक्ष विपक्षी दल से होता है। जब किसने कहा कि उपाध्यक्ष विपक्षी दल से या शासक दल को सत्ता दल कहते हैं तो दल से होगा, तो शासक दल से नहीं होता है, ये मुख्य विपक्षी दल से ही होता है। तो इसलिए ये कथन गलत हो गया। तीसरा कथन देखिए। जब उपाध्यक्ष सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है तो उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां आ जाते हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णयों या व्यवस्थाओं के विरुद्ध सदन में कोई अपील नहीं की जा सकती। ये बात सही है। और चौथा कथन है, उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा नहीं रखा जाता। याद रखना, जब किसने क्या कहा था कि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। और अगला क्या, बल्कि संसद के किसी सदस्य द्वारा महासचिव को लिखित रूप में सूचित करके प्रस्तावित किया जाता है। संसद का कोई सदस्य है, वो महासचिव को उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में पत्र लिखता है, जिसका समर्थन किसी तीसरे सदस्य द्वारा किसी तीसरे सदस्य द्वारा किया जाता है। तो ये बात मैंने बताई थी, ये बात यहाँ पे लिखी है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? कहने का मतलब है कि वो लोकसभा की ही शक्ति है, उसमें राज्यसभा का रोल नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। देखिए इसमें लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है, सिर्फ अनन्य शक्ति का यहाँ पे तात्पर्य एकाधिकार। तो सिर्फ लोकसभा का ही एकाधिकार नहीं है, उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना राज्यसभा का भी काम होता है। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, जी हाँ, ये सिर्फ लोकसभा की अनन्य शक्ति है। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों ही चलाते हैं, ये नहीं है। तो पहला नहीं है, तीसरा नहीं है। इसने पूछा है तो सिर्फ नंबर 2 है, केवल 2 है। ऑप्शन ब इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो देखिए 3 तो वो हैं जिनमें लोकसभा को ज़्यादा जिनमें एक तो वो है जिसमें राज्यसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, जैसा कि नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में अनुच्छेद 312। तो नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में इसमें तो राज्यसभा को एकाधिकार है। संविधान में संशोधन करने के विषय में इसमें दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, आंसर यही हो जाएगा। सरकार को हटाना, इसमें लोकसभा की ज़्यादा पावर है। और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में इसमें सिर्फ है लोकसभा को ही ज़्यादातर लोकसभा को ही शक्ति एकाधिकार है। तो अगला देखिए, हाँ यहाँ पे दे रखी है डिटेल, आप देख सकते हैं कि नई अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 जो कि मैंने अभी बताया। इस मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा से अधिक शक्ति है। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने का एकाधिकार
केंद्र को दे सकती है या अपने पास रख सकती है। सरकार को हटाने के विषय में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। कथन और कारण वाले क्वेश्चन अगर बनता है तो देखिए कैसे। अविश्वास प्रस्ताव कथन, देखिए क्वेश्चन, कथन अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। कारण, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कथन सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। कटौती प्रस्ताव की बात करें तो बजट और अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव, बजट और अनुदान की मांगों पर देखिए कटौती प्रस्ताव किस किस पर लाया जाता है, बजट और अनुदान की मांगों पर लाया जाता है, ये भी याद रखिए। और कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा में ही होती है, तो ये थोड़ा याद रखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल समदर्थ पार्टी थी। देखिए समदर्थ पार्टी नहीं थी बल्कि कांग्रेस थी। कौन थी? कांग्रेस थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तो क्या 1969 में मान्यता दी गई थी? ये बात सही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी, यानी 1969 में ही नेता का जो नेता प्रतिपक्ष है वो पद बनाया गया था, ये सही है। तीसरा कथन है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। देखिए सदन का एक नेता प्रतिपक्ष तो बनाना है ही, और नेता प्रतिपक्ष ऐसा तो है नहीं कि सीधा ही बना दिया जाएगा, उसके लिए पहले सदस्यों का क्या समर्थन चाहिए, पहले सदस्यों का समर्थन चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 75 सदस्य होने चाहिए क्या? नहीं, 75 सदस्य नहीं होगा, इसका आंसर गलत, ये 3 नंबर गलत हो जाएगा। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा फिर, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सही कथन पूछा है तो केवल 2 नंबर सही है, तीसरा गलत क्यों है? तीसरा इसलिए गलत है कि 75 सदस्य नहीं बल्कि 10% सदस्य होने चाहिए। यानी लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। 75 सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 10% सदस्य न हो तो नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती, ऐसा होगा। तो 10% होगा, नहीं कि 75। और 243 का अगर 10% निकालें तो कितना होगा? सॉरी, लोकसभा की बात कर रहे हैं, 543। तो राज्यसभा में 245 होते हैं, इसमें 543 होते हैं। 543 का 10% कितना होता है? लगभग 54 सदस्य। तो 54 नहीं 55, क्योंकि 43 पॉइंट में चला जाता है, तो 55 सदस्य का समर्थन लगभग होना चाहिए, 54 से ज़्यादा, तभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलती है। आगे देखिए, तो लगभग 55 सदस्य, 54 से अधिक ही बता रहा था मैं, 55 सदस्य लगभग यहाँ पे दे भी रखा है। कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब CPI यानी कांग्रेस। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को
निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% प्राप्त करना अनिवार्य है। तो देखिए, कम से कम 50% प्राप्त करना अनिवार्य है, ये गलत है। भारतीय संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। इसने कहा है कि भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार, तो संविधान में तो ऐसा कोई उपबंध नहीं है, एक ये परंपरा है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दूसरा कथन भी गलत है, दोनों ही कथन गलत हैं, ये रिपीट हो गया। आप देखिए दोनों कथन गलत क्यों है, देखिए। साथ ही भारत के संविधान ने लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि की प्रणाली को अपनाया है। इस प्रणाली के तहत सांसद या विधायक एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अतः इस निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन के रूप में जाना जाता है। ये कोई और ही आंसर कहा गया शायद। आगे देखिए, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। इसमें निर्वाचित और मनोनीत का कोई खेल नहीं है। देखिए, निर्वाचित सदस्य क्या निर्वाचित नहीं होते, क्या मनोनीत नहीं होते, तो ये तो एकदम गलत है। दूसरा कथन देखिए, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। पहली बार नहीं, 14 बार कर चुके हैं और ये कहे पहली बार किया गया है। पहली बार नहीं, 14 बार तो किया जा चुका है, इतना भी लंबा नहीं फेंकना चाहिए था। तो आइए अब हमें इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जिसे संसद के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। इसमें निर्वाचित मनोनीत वाला कोई खेल नहीं है। दूसरा कथन गलत क्यों है कि इसमें कहा गया कि हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। ऐसा नहीं है, 14 बार गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुका है। पहला गैर सरकारी विधेयक कब हुआ था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 1952 में हुआ था। मुस्लिम वक्फ विधेयक, नाम याद रखिए, 1952 में मुस्लिम वक्फ विधेयक। और आखिरी बार ऐसा विधेयक वर्ष 1970 में सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विवर्धन विधेयक पारित किया गया था। तो दोनों के नाम याद रखिए। पहले तो 1952 में मुस्लिम वक्फ विधेयक और लास्ट का विधेयक का नाम है 1970 में सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विवर्धन विधेयक पारित किया गया था। अतः यह हाल ही में या पहली बार नहीं हुआ है इसमें, इसलिए कथन नंबर 2 गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प ये आगे ऑप्शन कट गए हैं क्या? तो देखिए, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, ऑप्शन देखिए, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित नहीं, साधारण बहुमत तो
होता ही नहीं है, विशेष बहुमत होता है इसके लिए कि ये राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त करने की बात हो रही है तो साधारण से काम नहीं चलेगा। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। संपूर्ण सदस्य संख्या की संपूर्ण सदस्य संख्या की यहाँ पे कोई बात नहीं है, ये भी गलत है। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के लिए साधारण बहुमत की तो बात ही नहीं होती है। इसका देखो आंसर ये होगा कि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, तब ये होगा। संपूर्ण सदस्य संख्या के नहीं बल्कि उपस्थित और मतदान वाले, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उस ऑप्शन नंबर 4 इसमें है नहीं, मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, तीनों गलत हैं। आगे देखिए, अब देखिए इसकी व्याख्या। संविधान का अनुच्छेद 249 ये के बारे में बात हो रही थी। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक समझती है तो एक विशेष प्रस्ताव पारित कर सकती है। बहुमत की आवश्यकता, इस प्रस्ताव को राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना आवश्यक है। ये ऑप्शन किसी में नहीं था, तीनों में 4 नंबर ऑप्शन था जो कि नीचे छुप गया था क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीनशॉट आ नहीं पाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके स्त्रावसान पर व्यक्तिगत हो जाता है। ऐसा ही प्रश्न पीछे आया था कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यक्तिगत हो जाता है। ऐसा पिछले बार आया था, जो कि हमने क्या कहा था कि ये गलत है, गलत माना था हमने उसे, क्योंकि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक है वो अचानक से लोकसभा विघटित हो जाता है तो भी वो व्यक्तिगत नहीं होता है, जबकि इसने लिख रखा है व्यक्तिगत हो जाता है, तो ये तो गलत है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जो लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा, तो ये बात तो सही है। अगर राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जो लोकसभा ने पारित ही नहीं किया है और राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा ने पारित ही नहीं किया है तो लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा, सही बात है। अगर राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है और लोकसभा ने पारित कर दिया है और लोकसभा विघटित हो गई है तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा, लेकिन लोकसभा ने तो पारित ही नहीं किया गया तो इसका व्यक्तिगत होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पहला गलत है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, ये सही है। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये सही है, क्योंकि अनुदान की मांगों पर मतदान सिर्फ लोकसभा में ही हो सकता है। अनुदान प्रस्तुत भी सिर्फ लोकसभा में ही किया जा सकता है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। क्या राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है? ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा कर सकती है, जबकि ये कह रहा है नहीं कर सकती है, तो ये गलत है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है। आप कथन आप देख सकते हैं, कारण देखिए व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या आपको मदद करेगी काफ़ी। संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है, नहीं उसमें संशोधन कर सकती है, वह केवल 14 दिन तक के लिए रोक सकती है। कथन 2 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार
अनुदान की मांगों पर मतदान करने की केवल शक्ति लोकसभा के पास है। राज्यसभा इन मांगों पर केवल चर्चा कर सकती है लेकिन मतदान नहीं कर सकती। केवल चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं कर सकती। और नई अनुदान की मांग है वो राज्यसभा में रखी जाती है, अनुदान की मांग है वो लोकसभा में रखी जाती है। लोकसभा है वो सिर्फ चर्चा करने के लिए राज्यसभा में भेज देती है, वो चर्चा वर्चा कर लेते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है ना। कथन नंबर 3 है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों और राज्यसभा के समक्ष रखवाया जाता है। तो दोनों में रखवाया जाता है, इसलिए इस पर चर्चा करने का अधिकार राज्यसभा को भी है, जबकि हमने पढ़ा राज्यसभा को इस पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है, जो कि गलत हो गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो इसे पारित करना होता है। तो आप सबको पता है इसको पारित करने के लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि संयुक्त बैठक की बात हो रही है और संयुक्त बैठक तो साधारण से ही काम चल जाता है। तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। अब बात ये आ गई है कि जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत है वो लोकसभा से ही, सिर्फ लोकसभा से ही काम चल जाएगा या सिर्फ राज्यसभा से काम चल जाएगा या दोनों के सदस्य होने चाहिए। तो दोनों के सदस्य होने चाहिए, ये बात याद रखिए। जब राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाता है तो उसमें याद रखिए उसमें राज्यसभा का उपसभापति भी भाग लेता है और लोकसभा का अध्यक्ष भी भाग लेता है। सभापति भाग नहीं लेता, उपसभापति भाग लेता है, ये भी याद रखिए। और दोनों, एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष बैठा होता है, एक तरफ उपसभापति बैठा होता है और बीच में राष्ट्रपति बैठे होते हैं। और फिर संयुक्त बैठक होती है और साधारण बहुमत दोनों सदनों के उपस्थित या मतदान करने वाले उपस्थित और मतदान करने वाले ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए कैसे। उपस्थिति का मतलब जितने उपस्थित हैं, जितने उपस्थित हैं वो मतदान कर दें, या जितने उपस्थित हैं उसमें से जितने मतदान करना चाहते हैं वो मतदान कर दें। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, आई होप समझ गए होंगे। जब सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है, जब सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट अर्थात रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। तो आप सबको पता है वही क्वेश्चन है, देखिए घुमा फिरा कर दिया हुआ है। और यूपीएससी 2015 में ये आया था और जबकि पिछला ये भी यूपीएससी का ही है, इसने थोड़ा लैंग्वेज घुमाई है। उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। अगर राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में पर्याप्त संशोधन किया जाता है, अगर राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार अस्वीकार करते हुए विधेयक के साथ आगे बढ़ सकती है, बात खत्म। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये बोल रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये बात तो गलत है, केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, ये बात तो गलत है भाई। केंद्र शासित प्रदेशों का भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, जबकि इसने कहा नहीं है, इसलिए गलत हो गया। अगला, चुनाव विवादों को स्थगित करना मुख्य चुनाव आयुक्त के दायरे में है। चुनाव विवादों को स्थगित करना मुख्य चुनाव आयुक्त के दायरे में है, ये तो कथन गलत है। अगला देखिए। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। संसद में केवल लोकसभा राज्यसभा होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होता क्या। तो ये भी गलत है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, कौन से सही है। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन ऐसे आएंगे केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, कोई नहीं। तो कोई नहीं है इसमें आंसर।
और ये आया था एग्ज़ाम में यूपीएससी, जिसे आईएएस भी कहते हैं, यूपीएससी को आईएएस कहते हैं, और ये एग्ज़ाम 2012 में आया था। आगे देखिए, इसका स्पष्टीकरण मैं यहाँ पे अब कर देता हूँ ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। कथन पहला गलत है, क्यों है देखिए। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, जबकि उसमें क्या कह रहा था कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये बात गलत है, होता है। दूसरा कथन देखिए, चुनाव संबंधी विवादों को निपटाने का अधिकार न्यायपालिका, न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास है, न कि मुख्य निर्वाचन आयोग के पास। इसलिए निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना, जो राज्यसभा के क्षेत्र से संबंधित सदस्य हैं, उनके निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निपटारा वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय वो करते हैं। वैसे सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो राष्ट्रपति है वो परामर्श से, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से वो करता है निपटारा इनका। तीसरा कथन गलत क्यों है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा 3 होते हैं, इसमें दरअसल 2 होते हैं, इसलिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होते। देखिए, उपाध्यक्ष से कोई मिसप्रिंटिंग नहीं है। ये उपाध्यक्ष जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, वहाँ पे उप सभापति की जगह इसने उपाध्यक्ष लिख दिया था। ठीक है, बाकी तो आपको पता है, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो सदन का सदस्य होता है, क्योंकि वो सदन में से ही चुनकर आता है। लेकिन इसने बाय मिस्टेक एग्जामिनर ने वो 2013 का बहुत पुराना टाइम का, उस समय ऐसी गलतियां हो जाया करती थी, तो उसने भूल से ये लिख दिया था। हालांकि ये फिर ये डिलीट हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। लेकिन राज्यसभा तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि राज्यसभा के सभापति और उप सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ये बात सही है, सदस्य कहाँ होते हैं। और जबकि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में कोई वोटिंग अधिकार नहीं है भाई, नामित सदस्यों को तो कोई अधिकार नहीं है। उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। थोड़ा देखते हैं इसको। देखिए, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते, अधिकार नहीं होता, ये बात तो सही है। देखिए, ये ठीक है, उप सभापति ने करके उपाध्यक्ष करें, ये प्रश्न है क्या पूछा है, सही कथन पूछा है। पहला है कि राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होते। सभापति तो नहीं होता, उपाध्यक्ष लोकसभा का होता है। थोड़ा इसमें मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक उस समय हो जाया करती थी। इसमें ऐसे होगा कि राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का उपाध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। उपाध्यक्ष तो होता है, सभापति नहीं होता है, इसलिए ये 50-50 है। इस तरह से ये पूरा सही भी नहीं है, पूरा गलत भी नहीं है, इसलिए ये गलत माना जाएगा। दूसरा है कि नामित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं है, ये सही है। उन्हें उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। मनोनीत सदस्य, नामित सदस्य को मनोनीत सदस्य कहते हैं। तो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को तो वोट नहीं दे सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है, ये बात सही है। और दूसरी बात ये कि मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के जो हटाने संबंधी प्रावधान है उसमें वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन चुनाव में नहीं। ये थोड़ा याद रखेंगे। आगे देखिए, भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। तो स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, तो
सार्वजनिक महत्व का कोई मामला है उस पर चर्चा करनी है। तत्काल सार्वजनिक महत्व स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है कि कोई तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति के लिए चर्चा करने के लिए ये स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। देखिए, स्थगन प्रस्ताव किसी हाल ही में घटित अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर घटना की ओर ध्यान देने के लिए होता है। दूसरी बात ये याद रखिए कि आवश्यक सदस्य स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए? इनका समर्थन पाना है तो 50 सदस्यों का समर्थन पाना ज़रूरी है। यह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है स्थगन प्रस्ताव, ये भी याद रखिए, राज्यसभा में नहीं। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कम से कम 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है। ये थोड़ा वैसे फिक्स सा ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि काफ़ी फिर क्लास है काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। बाकी का हम कल दूसरा पार्ट में देखेंगे। निम्न में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर संसद के पास बहुमत के आधार पर संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने की शक्ति है? राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्रों का विकल्प, ठीक है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। राज्य विधानमंडल की दूसरे कक्ष का उन्मूलन, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। तो भाई ये तो सभी ठीक है, सभी आंसर इसका सभी सही है। 1 2 3 4 सही है। आगे निम्न में से किस विशेष शक्ति को भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा में प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, सिर्फ राज्यसभा को इसी में। देखिए, पहला है कि किसी विशेष शक्ति, यानी राज्यसभा को इसमें विशेष शक्ति दी गई है। तो पहला है किसी राज्य के मौजूदा क्षेत्र को बदलने के लिए और राज्य का नाम बदलने के लिए। मौजूदा क्षेत्र को बदलने के लिए राज्य का नाम बदलने के लिए संसद के दोनों ही सदनों को इसमें अधिकार है, तो ये तो कोई विशेष नहीं हुआ। तीसरा है कि संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया और सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति की पेंशन का निर्धारण करना, ये संसद का काम होता है, सीधा संसद ही दिया हुआ है। लोकसभा राज्यसभा ऐसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा है अखिल भारतीय सेवा से संबंधित, यही है विशेष शक्ति राज्यसभा को, सिंपल सी बात है, सबको आता है। और अगला देखिए, निर्वाचन आयुक्त की संख्या का निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयुक्तों की संख्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, बताइए कितने होते हैं? जो होते हैं उनकी संख्या, मतलब संख्या का निर्धारण कौन करता है? मतलब संख्या की बदल भी सकता है, संख्या बढ़ा भी सकता है। कौन है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत निर्वाचन आयोग, भारत का राष्ट्रपति, भारत की संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। निर्वाचन आयुक्तों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। आपको उलझाएगा वो देगा इन निर्वाचन आयुक्तों की मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। ऐसे ऑप्शन आपको कथन देगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर निर्वाचन आयुक्त की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन तो एक ही होता है, 2 नहीं होते। अगला देखिए, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण कौन करता है? चुनाव आयोग के सेवा शर्तें, चुनाव आयोग की क्रियाकलाप, इसका निर्धारण संसद करती है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, राष्ट्रपति नहीं, चुनाव कमिश्नर नहीं, संसद करती है। तो चुनाव आयोग की जो क्रियाकलाप हैं, जो सेवा शर्तें हैं, जो वेतन भत्ते हैं,
उनका निर्धारण संसद करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है। कैसे देता है? ये RS पर 2018 में आया था। इसका आंसर होगा एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। अब देखिए ऑप्शन और भी देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। देखो बैठक तो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद इनकी होती है, ये नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, देखिए अधिवेशन तो किसी विशेष विधेयक पर होता है, जबकि बात किस पे की जा रही है? भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात की जा रही है। तो अभिभाषण पर नहीं, अधिवेशन तो विधेयक पर होता है, तो ये नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 बच गई, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र, तो संयुक्त सत्र तो गतिरोध होने पर होता है, ये भी नहीं होगा। फिर सिंपल सी बात है समवेत, यानी दोनों के साथ बुलाना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसको हार्ड बना दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है? तो वित्तीय समिति कौन सी है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो तीनों ही वित्तीय समिति वित्त से संबंधित है। वित्तीय समिति 4 है। कितनी वित्तीय समिति है? 4 वित्तीय समिति है, जिनमें 3 तो ये हो गई। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी भारतीय संसद में, देखिए पिछला क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखिए UPSC 2025 में, और ये आया था RPSC RAS 2018 में। ये देखिए वही लगभग पिछला ही वाला क्वेश्चन सा है। देखिए थोड़ा तोड़ मरोड़ के ऐसे देते हैं, इसको थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश की है। कैसे? देखिए भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ हैं, प्राक्कलन समिति पीछे हम पढ़ चुके हैं, लोक लेखा समिति ये पिछले क्वेश्चन में आ चुका है ऑप्शन, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ये पिछले क्वेश्चन में आ चुका है, तीनों तो आ चुके हैं। अब देखिए चौथा, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते पर संयुक्त समिति, ये वित्तीय समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। इसमें पूछा सही उत्तर का चयन कीजिए, तो 1 2 3 सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केवल तभी प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग नहीं हुई हो, उसका स्तर स्थगित नहीं किया गया हो? 75 1 75 2 75 3 75 4, क्या आंसर होगा इसका बताइए? 75 1 75 2 75 3 75 4। देखिए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केवल तभी प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग नहीं हुई हो और उसका स्तर स्थगित नहीं किया गया हो, यानी स्तरावसान नहीं हुआ हो। इसका आंसर हो जाएगा 75 3। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा द्वारा पारित, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति, कौन है वो लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक की प्रति है, वो राज्यसभा को भेजते समय उस पर पृष्ठांकित करता है, यानी पृष्ठ पर अंक अंकित करता है, एंडोर्स करता है। तो धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजता है, सुझाव मशवरा अनुमोदन इसके लिए, तो वो पृष्ठ पर लिख कर दे देता है कि ये धन विधेयक है। तो ये कौन लिख कर देता है? वित्त मंत्री, लोकसभा का महासचिव, लोकसभा का अध्यक्ष या संसदीय कार्य मंत्री? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का महासचिव। लोकसभा का महासचिव लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति यानी फोटोकॉपी राज्यसभा को भेजते समय पृष्ठांकित यानी एंडोर्स करता है। निम्न में से किस राज्य क्षेत्र में लोकसभा की एक से अधिक सीटें हैं? तो देखिए एक प्रकार से ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोवा में मुझे लगता है एक ही है, पुडुचेरी में एक है, अंडमान निकोबार में भी एक है, लद्दाख में भी एक है, गोवा में भी एक है। हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन एक से अधिक सीटें अगर मान के चलते हैं तो हम गोवा मान सकते हैं। वैसे आगे देखिए, आप देखिए
निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के समूह में लोकसभा की केवल एक सीट है? लोकसभा की केवल एक सीट है। तो देखिए गोवा अभी हम देख कर आए थे, तो गोवा में मान लीजिए गोवा में पिछले दिया गोवा में एक ही है मेरे साइड में। जहाँ तक गोवा को छोड़िए मेघालय, ऑप्शन नंबर 2 देख लिया क्या सीधा। तो देखिए मेघालय में तो एक से अधिक है, ये तो होगा नहीं, सिर्फ केवल एक ही पूछा है। नागालैंड में एक है, ये तो ठीक है, नागालैंड में एक है, ये ठीक है। पहला में देखिए अरुणाचल प्रदेश दे रखा है, तो अरुणाचल प्रदेश में एक नहीं है, सिर्फ एक से ज़्यादा है। सिक्किम में एक ही है, सिक्किम में एक है, ओनली एक ही सदस्य आता है लोकसभा में, केवल एक ही सदस्य आता है। लक्षद्वीप से एक ही सदस्य आता है, ये सही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश कट गया, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। पहला और दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से तो एक ही आता है, सिर्फ एक ही सदस्य आता है चंडीगढ़ से। सिक्किम में सिर्फ एक ही आता है, मिजोरम से सिर्फ एक ही आता है, तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। चंडीगढ़ से एक आता है, सिक्किम से एक आता है, मिजोरम से एक ही आता है सदस्य लोकसभा में। चौथा देखिए मणिपुर से एक नहीं आता, एक से अधिक आता है। दादर नागर हवेली से एक ही आता है, पुडुचेरी से एक ही आता है, लेकिन मणिपुर से एक से अधिक आता है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय संख्या 250 है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यह अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन जैसे मामलों में लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियाँ साझा करता है। इसने पूछा सही कौन से हैं? 250 है या 252 है, बताइए। 238 सदस्य राज्य से आते हैं और बाकी केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, बताइए। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन में दोनों को समान रूप से शक्तियाँ प्राप्त है क्या, बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसका आंसर बताएंगे। बाकी हम कल इस पर्सन से आगे और स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखने बाकी हैं। धन्यवाद।